कि उस हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर जिससे वेंगडोंगर ठीक होगी उसे पाने के लिए युहाओ को उसके ऊपर अपना ब्लड डालना था। लेकिन युहाओ की बॉडी में आइस एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जब वो अपना ब्लड उस फ्लावर पर डाल रहा था तो वो पहले ही फ्रीज होते जाता है। यहाँ पर युहाओ के पास कोई और चारा नहीं था। इस वजह से वो आइस एंड फायर लीक के अंदर से यिंग एनर्जी मतलब वो फायर साइड वाली एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। साथ ही युहाओ ने वो खौलता हुआ पानी भी पी लिया था, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जल चुके थे। हालांकि इस चीज से वो उस फ्लावर को लेने में कामयाब हो जाता है। अभी उसकी हालत खराब थी, जो देखते हुए उसने वो फ्लावर वैंक्वायर को दे दिया था। लेकिन वैंक्वायर युहाओ को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसके बाद क्या हुआ वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती। हमने बस इतना देखा था कि वैंक्वायर युहाओ को लेकर वापस श्रेक सिटी आ चुकी थी, जहाँ उस फ्लावर की मदद से वेंगडोंगर को होश में लाया जाता है। हालांकि युहाओ की हालत अभी भी खराब थी और वो अभी भी बेहोश था। वेंगडोंगर को जब ये पता चलता है तो वो इस चीज से बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि जब तक युहाओ को होश नहीं आ जाता तब तक वो उसके साथ ही रहेगी। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ अभी भी बेहोश है और उसके सभी दोस्त वहाँ बाहर से उसके जाग जाने के लिए प्रे कर रहे हैं। वो सभी बहुत ज्यादा चिंता में हैं। यहाँ पर जू शेंशी कह रहा था कि जल्दी ही एलाइड कंपटीशन शुरू होने वाली है। युहाओ को जल्दी ही होश में आ जाना चाहिए, वरना हम तैयारी कैसे करेंगे। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जुआन और उन्हीं हीलर जिन्होंने वेंगडोंगर और युहाओ का इलाज किया था, उन दोनों ने यहाँ वीवी को अपने पास बुला लिया था। वीवी देखा जाए तो तांग सेक्ट में सबसे ज्यादा सीनियर है, इसलिए उसे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर युहाओ को होश नहीं आया तो उन्हें उसके बिना ही वहाँ कंपटीशन में जाना होगा। इसी के लिए उन्होंने यहाँ उससे बुलाया था। वो उससे बता रहे थे कि युहाओ के जागने के कोई चांसेस नहीं है। साथ ही वो एल्डर वीवी से कहते हैं कि मान लो अगर अभी युहाओ जाग भी गया तो भी मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन लड़ पाएगा। अभी इसी बात से यहाँ वीवी बहुत ज्यादा चिंता में था। वैसे जितना चिंता वो कर रहा है, सेम वैसे ही मिस्टर जुआन भी उतनी ही चिंता में थे। हम देखते हैं कि उनके पास अभी अपनी वो वाइन की बोतल तो है, लेकिन वो उसे पी नहीं पा रहे हैं। वो यहाँ उसे फेंकते हुए कह रहे थे कि पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, युहाओ को अब तक होश नहीं आया। हालांकि अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ जब वेंगडोंगर युहाओ के कमरे की खिड़की खोलकर उसके लिए खाना लाने लौट रही तब उसके चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसी समय उसे युहाओ की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो सुनते हुए वेंगडोंगर तुरंत ही यहाँ युहाओ के बेड की तरफ भागती है। वो देखती है कि युहाओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। हालांकि युहाओ जैसे ही अपने सामने वेंगडोंगर को देखता है तो वो तुरंत ही पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें होश आ गया। ये देखकर वेंगडोंगर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि युहाओ बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आया है। लेकिन फिर भी उसे खुद की चिंता नहीं है, बल्कि अभी भी वो वेंगडोंगर के बारे में पूछ रहा है। वेंगडोंगर कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाला, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये 3 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल थे। इस पर युहाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये सुनकर वेंगडोंगर रोते हुए युहाओ का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि फिर मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। वैसे युहाओ को वहाँ होश आ चुका है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वेंगडोंगर वहाँ बाहर जाती है और सभी को बताती है। साथ ही वो एल्डर और मिस्टर जुआन को भी बुला लेती है। अब एल्डर जब युहाओ की बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युहाओ ने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया है। इस वजह से वो अब होश में आ गया, लेकिन अभी भी वो फायर पॉइजन उसकी बॉडी में है और युहाओ की बॉडी उससे बर्न नहीं कर सकती। वो बताते हैं कि ये पॉइजन धीरे धीरे युहाओ के दिल के करीब जा रहा है और इस चीज से युहाओ की जान भी जा सकती है। इसलिए उन्हें समय ना गवाते हुए युहाओ का ऑपरेशन करना होगा, मतलब युहाओ के चेस्ट के अंदर से उस फायर पॉइजन को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। इस वजह से वेंगडोंगर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी।
लेकिन तभी युहाओ कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे मिस्टर जुआंग की हीलिंग एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर यहाँ वेंगडोंगर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, फिर इस ऑपरेशन के दौरान मैं भी यहीं रहूंगी। असल में युहाओ अभी अभी होश में आया है, इसलिए वो उसे अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहती। हालांकि अब हम देखते हैं कि यहाँ युहाओ का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बाकी सभी वहां से बाहर चले गए थे। उस कमरे में सिर्फ युहाओ, मिस्टर जुआंग मतलब कि वो हीलर, वेंगडोंगर और मिस्टर जुआन थे, जहां उन्होंने प्रोसेस चालू कर दी थी। युहाओ अभी हवा में था और उसकी बॉडी में उस हीलिंग ट्री की हीलिंग एनर्जी लगातार जाते जा रही थी। वो कहता है कि मैं अब तैयार हूँ, जिसके बाद वो अपनी पावर से एक आइस डैगर क्रिएट करते हुए सीधा अपनी चेस्ट में घुसा देता है। इस चीज से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही उसकी बॉडी में जो फायर पॉइजन है वो भी अब इधर उधर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसे और ज्यादा दर्द होता है। इस दौरान मिस्टर जुआंग अपनी पावर से उस फायर पॉइजन को कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही वो हीलिंग ट्री की मदद लेते हुए उस फायर पॉइजन को युहाओ की बॉडी से बाहर खींचते हैं और आखिर में जैसे ही युहाओ अपने चेस्ट पर बने उस होल से उस आइस डैगर को बाहर निकालता है तो वो फायर पॉइजन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। अब समय ना गवाते हुए मिस्टर जुआन ने अपनी वाइन की बोतल में उस फायर पॉइजन को कैद कर लिया था। इसका मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। युहाओ वापस यहाँ नीचे आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एक हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से जम चुके हैं। हालांकि अब युहाओ खतरे से बाहर है। इस वजह से वेंगडोंगर मिस्टर जुआंग को थैंक्स कह रही थी, जिस पर मिस्टर जुआंग कहते हैं कि युहाओ अब खतरे से बाहर है और हमने मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन युहाओ की बॉडी में अभी भी अल्टीमेट आइस ऑरा है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और दोनों पैर जम चुके हैं। इसका मतलब अभी भी वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि इस दौरान वो बताते हैं कि वो फायर पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने युहाओ के लेवल को बढ़ा दिया है, लेकिन जब तक युहाओ की बॉडी पूरी तरह से काम करने लायक नहीं हो जाती तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। अब तभी मिस्टर जुआन कहने लगते हैं कि युहाओ, तुम अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो और जो एलाइड कंपटीशन होने वाला है वो तुम वीवी पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद युहाओ मन में सोचता है कि तांग सेक्ट और उसकी टीम पूरी तरह से उस पर डिपेंड है। अगर वो इस समय पीछे हट गया तो इससे उसकी पूरी टीम को नुकसान होगा। देखा जाए तो इस नए तांग सेक्ट की तरफ से पहली बार एक टीम अलाइड कंपटीशन में इमेज बनाने के लिए जा रही है। ऐसे में युहाओ के ना जाने से तांग सेक्ट की इमेज पर भी फर्क पड़ेगा, जो कि तांग सेक्ट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए युहाओ कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वहां जाऊंगा और जितना हो सके उतनी मदद करूंगा। जो सुनकर वेंगडोंगर कहने लगती है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी आधी बॉडी काम नहीं करेगी। साथ ही मिस्टर जुआंग और मिस्टर जुआन दोनों ही युहाओ को समझा रहे थे कि उसके दोनों पैर और उसका लेफ्ट हैंड फ्रीज है। इसका मतलब वो अपनी आधे से ज्यादा बॉडी का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इस चीज पर युहाओ कहता है कि एक सोल मास्टर अपनी बॉडी की वजह से स्ट्रांग नहीं होता, उसकी सोल स्ट्रांग होनी चाहिए और हेवन एंड अर्थ एनर्जी को मैं अपनी इतनी बॉडी के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए अभी भी मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अभी मिस्टर जुआन आगे कुछ कह पाते इसके पहले ही वेंगडोंगर युहाओ का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं इस डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। वैसे अब इस चीज पर मिस्टर जुआन कुछ नहीं कहते, बस वो जाते वक्त बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं मना नहीं करूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे ये पैर करीबन 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा टाइम लगता है तो हम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही वो बोलते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है। अब तुम लोग जब कंपटीशन में जा रहे हो तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ वैंक्वायर पर आता है, जो कि अपनी टीम को कंपटीशन के लिए तैयार कर रही थी। ये ट्रेनिंग बहुत लंबे समय से चलते आ रही है। असल में जिस दिन से युहाओ बेहोश हुआ था उसी दिन से वैंक्वायर ने इन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा
ज़्यादा हार्ड थी क्योंकि उन्हें यहाँ वैंक्वायर से फाइट करनी पड़ती थी जिसके पास गोल्डन ड्रैगन की पावर है। इसी वजह से उसे हराना इनके लिए नामुमकिन सा है। अभी यहाँ पर वैंक्वायर की फाइट देई हुआ बिन से चल रही थी। देई हुआ बिन अपनी बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन वैंक्वायर उसे कुछ सेकंड्स में ही हरा देती है, जिसके बाद देई हुआ बिन के बाकी दोस्त मतलब वैंक्वायर के बाकी टीममेट्स यहाँ एक साथ वैंक्वायर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वैंक्वायर उन पर हमला करते हुए उन्हें भी कुछ ही सेकंड्स में हरा देती है। अभी उन्हीं में से एक लड़की हमें बता रही थी कि उनकी ये ट्रेनिंग रोज इसी तरह से चलते आ रही है और अब कंपटीशन का दिन आ चुका है, मतलब ये अगले ही दिन कंपटीशन के लिए निकलने वाले हैं। तभी वैंक्वायर इनसे कहती है कि खड़े हो जाओ, अभी तक ये ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, इस तरह से हम उस कंपटीशन में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। युहाओ व्हील चेयर पर बैठे हुए भी तुम्हें सिर्फ एक हाथ से हरा सकता है। वैसे यह वैंक्वायर अभी मन में सोच रही थी कि वो इस एलाइड कंपटीशन में युहाओ को हरा कर ही रहेगी। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि हमारी वही पुरानी टीम अब एक नए अपीयरेंस के साथ तैयार है उस एलाइड कंपटीशन में एंटर करने के लिए। वो सब अभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट लग रहे थे। वैसे उनके अपीयरेंस से देखा जाए तो वो सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा युहाओ लग रहा था। भले ही उसकी आधे से ज़्यादा बॉडी फ्रीज हो चुकी है, लेकिन वो क्रिस्टल्स उसे और ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे थे। वैसे युहाओ अभी यहाँ बीच में था और बाकी सभी उसके आजू बाजू, इस वजह से वो कह रहा था कि मुझे सामने रखने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारी टीम वीक लगेगी। लेकिन तभी जू शनशी उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम हमारे मेन सपोर्टर हो, तुम्हारा आगे रहना ज़रूरी है। इसके बाद अब ये यहाँ से सीधा मिंगदू सिटी की तरफ निकल पड़े थे जहाँ वो कंपटीशन होने वाला है। वैसे अब इसके बाद वहाँ से सीन चेंज होकर शु तियानरेन पर आता है जो कि सन एंड मून एम्पायर का प्रिंस है। वो यहाँ अभी अपनी एक साथी से अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। उसकी साथी बताती है कि वो अभी भी कोमा में है, जिसके बाद शु तियानरेन मिलिट्री और बाकी आर्मी के बारे में पूछने लगता है। साथ ही वो अपने ओपोजिशन के बारे में भी पूछ रहा था, जिस चीज़ पर उसकी साथी बताती है कि सारी चीज़ें हमारे अंडर ही हैं और हमारे ओपोजिशन के पास सारी आर्मी में से सिर्फ 1/5 पार्ट बचा हुआ है। इसका मतलब सब कुछ अब शु तियानरेन जैसा चाहता है वैसा चल रहा है। वो अपनी उस साथी से कहता है कि तुम बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हो, जब मैं एम्पायर बन जाऊंगा तब तुम्हें अपनी क्वीन बनाऊंगा। जो सुनकर उसकी वो साथी घुटनों के बल आते हुए उसे शुक्रिया कहने लगती है। वैसे शु तियानरेन को अलाइड कंपटीशन के बारे में भी पता है और वो ये तो जानता ही है कि सन एंड मून एकेडमी से भी टीम जाने वाली है, इसलिए वो पहले ही अपने साथी से कह देता है कि श्रेक एकेडमी से आने वाली टीम के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है और इस तरह के कॉम्पिटिशन ही सबसे अच्छी जगह होते हैं अपने दुश्मनों की पावर को चेक करने के लिए। इस पर उसकी साथी कहती है कि ठीक है। वैसे इसके बाद शु तियानरेन अपनी साथी से कहता है कि जाकर मिस्टर जोंगली से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। असल में जो हॉली स्पिरिट चर्च है जहाँ पर से युहाओ ने नाना को बचाया था एक हॉली स्लेव बनने से, उसी जगह का लीडर है जोंगली। अब अभी तक हमें तियानरेन और हॉली चर्च के बीच कनेक्शन देखने नहीं मिला था, लेकिन ये पहली बार है कि उसने यहाँ कहा हो कि उससे वहाँ के लीडर से मिलना है। हालांकि उसके बोलने के स्टाइल से नहीं लग रहा था कि वो पहली बार उससे मिलने वाला है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वहाँ युहाओ और इसकी टीम पर आ जाता है। वो मिंगदू सिटी पहुँच चुके थे जहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर अभी शाओ शाओ बहुत हैरान थी, साथ ही उसे इस जगह पर मजा आ रहा था। अब वो आसपास देखते हुए उस होटल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें रुकना होगा, क्योंकि इसी होटल में बाकी सारे कंपटीटर्स भी रुकने वाले हैं। बाहर एक रोबोट यहाँ इन्हें इस होटल से इंट्रोड्यूस कराता है और बाद में इन्हें अंदर लेकर आता है। ये अंदर आकर देखते हैं कि ये होटल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और यहाँ बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी पहुँच चुकी है। उस होटल के अंदर के ऑरा को ही महसूस करके वो लोग समझ गए थे कि इस बार का कंपटीशन कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वैसे सबसे पहले इन्हें अपनी
होने वाला है। वैसे सबसे पहले इन्हें अपनी टीम के लिए यहाँ पर साइन अप करना होगा, जिससे कि ये पता चल सके कि तांग सेक्ट की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। अभी वीवी इसके लिए वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे आता है तभी सामने से आते हुए लोगों में से उससे एक सिमिलर सी एनर्जी महसूस होती है। अभी उन लोगों के पीछे से एक लड़की आ रही थी जिसने नकाब पहन रखा था। वीवी की तरह यहाँ युहाओ ने भी इस पावरफुल एनर्जी को महसूस कर लिया था। हालांकि जब युहाओ सामने उस लड़की को देखता है तो उसके अंदर से युहाओ को एक एविल एनर्जी महसूस होती है, जिसकी वजह से युहाओ की सोल डिटेक्शन तुरंत ही बंद हो चुकी थी। अभी युहाओ उसकी एनर्जी से ये चीज़ ज़रूर पहचान चुका था कि ये असल में तांग या है। साथ ही वहाँ वीवी भी ये चीज़ समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही तांग्या की तरफ भागता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। उसी दौरान युहाओ चिल्लाता है कि सीनियर वहाँ से दूर हट जाइए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तभी वो लड़की जो कि वीवी और युहाओ को तांग्या लग रही है, वो यहाँ अपनी बॉडी से किसी तरह के टेंटिकल से वीवी पर हमला कर देती है, जिससे वीवी की बॉडी को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। साथ ही वीवी वहाँ से दूर फिका रहा था। वैसे वो टेंटिकल्स अभी भी उसके नज़दीक आ रहे थे, लेकिन तभी युहाओ अपनी पावर से उन टेंटिकल्स को वापस दूर हटा देता है। साथ ही जू शेंशी वीवी को कैच करते हुए उससे हील करने लग जाता है। यहाँ पर अब वो लड़की तांग्या थी या नहीं, वो चीज़ हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हमला करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन वीवी और युहाओ तांग्या को पहचानने में गलत नहीं हो सकते। हालांकि युहाओ नोटिस करता है कि तांग्या के साथ वहाँ पर जांग पेंग भी था, जिससे हम पहले भी देख चुके हैं। वैसे अब जब तांग्या और बाकी उसके साथी वहाँ से जा रहे थे तो वीवी तांग्या से रुकने को कहता है, लेकिन तांग्या उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, जैसे कि वो उसे पहचानती ही ना हो। हालांकि युहाओ यहाँ वीवी से कहता है कि उसे जाने दो। उसी दौरान जू शेंशी नोटिस करता है कि तांग्या की बॉडी के अंदर से उससे बहुत ज़्यादा एविल ऑरा महसूस हो रही हो, जो सुनकर नाना जो कि इनके साथ वहाँ आई थी वो कहने लगती है कि मतलब तांग्या ने हॉली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि अभी युहाओ कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सबसे पहले हमें सीनियर को कमरे में ले जाना चाहिए जिससे हम उन्हें हील कर सके। अगले ही सीन में ये कमरे में आ चुके थे, जहाँ पर युहाओ वीवी को समझा रहा था कि तांग्या ने जो कुछ भी किया वो उसके शायद ओरिजिनल इंटेंशन नहीं थे। वो कभी भी वीवी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जरूर हॉली स्पिरिट चर्च उससे कंट्रोल कर रही है। ये सुनकर जू शेंशी उससे कहने लगता है कि देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे भी अब हमें तांग्या की लोकेशन का पता चल चुका है, अब हम कैसे न कैसे उससे हॉली स्पिरिट चर्च से बचा ही लेंगे। हालांकि इस पर वीवी कहने लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि हॉली स्पिरिट चर्च एक बहुत ही मिस्टीरियस सेक्ट है जो कि कभी किसी के सामने नहीं आता था, लेकिन रिसेंटली बहुत से लोग उसके एविल इंटेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हॉली स्पिरिट चर्च ने सभी के सामने आना शुरू कर दिया। साथ ही अब वो इस कंपटीशन तक में हिस्सा लेने वाले हैं। जरूर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। वैसे वीवी का साफ साफ इशारा यहाँ सन एंड मून एम्पायर की तरफ था, जिस चीज पर युहाओ भी एग्री करते हुए कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉली स्पिरिट चर्च के पास बहुत सारे एविल सोल मास्टर्स हैं, साथ ही उनके पास किसी तरह की मिस्टीरियस एविल पावर्स हैं। इस बारे में हम पूरी तरह से जानते भी नहीं। दूसरी तरफ सन एंड मून एम्पायर के पास बहुत अच्छी सोल गाइडेंस टूल्स की टेक्नोलॉजी है, और अगर ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसके बाद ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर सच में इन दोनों ने हाथ मिला लिया है तो हम इनकी एविल इंटेंशन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस चीज पर वीवी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से अब ना ही तांग सेक्ट उन्हें अकेला हरा सकता है और ना ही श्रेक सिटी इस चीज को अकेले हैंडल कर सकती है। इस कारण से हमें भी साथियों की जरूरत पड़ेगी। वो युहाओ से कहता है कि युहाओ को जाकर जियो जियो से बात करनी चाहिए, जो कि स्टार लुओ एम्पायर की प्रिंसेस है। ये सुनकर वेंगडोंगर कहने लगती है कि वो भी साथ जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही वहां पहुंच चुके थे और वहां पहुंचकर इन्होंने जियो जियो को सारी बातें बता दी थी। हालांकि जिस तरह से एलिगेशन सन एंड मून एम्पायर पर लगाए जा रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जियो जियो को युहाओ पर पूरा भरोसा है। इसलिए वो युहाओ से पूछती है कि क्या उसने जो कुछ कहा वो सब सच है, जिस पर युहाओ कहता है कि हाँ, मेरी कही एक एक बात सच है। जो सुनकर जियो जियो कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो हमें इस चीज़ पर ज़रूर सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि एविल सोल मास्टर्स हमारे दुश्मन है, और अगर ऐसे में सन एंड मून एम्पायर उनके साथ हाथ मिला रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतने में ही बाहर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी कि क्या प्रिंसेस मैं अंदर आ सकती हूँ। युहाओ उस आवाज़ को पहचान जाता है और कहता है कि क्या ये वही है, और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।